नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने की बीजेपी शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक, कार्यों का लिया रिपोर्ट कार्ड, बोले विकास के लिए अपनाएं काशी मॉडल। अघाड़ी सरकार में पड़ी फूट, उद्धव ठाकरे ने सोनिया राहुल को मुंबई में रैली की नहीं दी इजाजत, बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंची कांग्रेस। भारत ने दिया चीन को बड़ा झटका, 4 धाम परियोजना में सड़क चौड़ी करने को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी, राष्ट्रीय सुरक्षा को बताया अहम। वसूली कांड में अनिल देशमुख की बढ़ गई हैं मुश्किलें, कोर्ट ने कहा पीए ने उगाही की रकम ली, वाजिद ने भी खोले कई राज। खुले में नमाज पढ़ने पर संग्राम, यूएई में खुले में नमाज पर देना होगा 20,000 का जुर्माना। सबसे पहले बात काशी में पीएम मोदी की मेगा मीटिंग पर। काशी को बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर की सौगात देने के बाद पीएम मोदी ने यूपी चुनाव पर मंथन करना शुरू कर दिया है। आज पीएम मोदी ने बीजेपी शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि काशी के विकास मॉडल को देखें और इसे अपने यहाँ अपनाएं, अपने राज्यों में इसका प्रचार प्रसार भी करें। काशी और अयोध्या के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आगे आएं। पुराने शहरों के मूल स्वरूप को बरकरार रखते हुए लोगों की सुविधाओं के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर फोकस करें। इस दौरान मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्य के कार्यों और योजनाओं का प्रेजेंटेशन भी दिया। डॉक्टर साहब, पीएम की 12 राज्यों के सीएम के साथ बैठक कितनी अहम है, आखिर रणनीति क्या बनी है? देखिए, ये जो 12 मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक हुई है, ये उत्तर प्रदेश के अलावा 2024 की रणनीति के ऊपर वहाँ पे बातचीत हुई है। अब 2 बातें हैं इसमें। पहली बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस मीटिंग को क्यों गवर्नेंस के ऊपर केंद्रित रखा। कई सारी बातें दिल्ली की मीडिया, खास करके ये जो लुटियन जोन के जो पत्रकार हैं, ये सवाल उठाना शुरू कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री इस तरह के धार्मिक कार्यक्रम में किस तरह से शामिल हो सकते हैं। हिंदुस्तान तो एक सेकुलर मुल्क है, तो प्रधानमंत्री भी उतने ही चतुर हैं। उन्होंने इस पूरे धार्मिक कार्यक्रम को डेवलपमेंट से जोड़ दिया। भाषण पे आपने गौर किया होगा कि प्रधानमंत्री मोदी मंदिर के साथ साथ हॉस्पिटल्स, स्कूल, कॉलेजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, विकास, इन सब को भी उन्होंने इससे जोड़ दिया। अब एक क्रिटिसिज्म तो वो खत्म हो गया, लेकिन राजनीति तो राजनीति है। यूपी को एक संदेश भी देना है और साथ ही साथ काशी के मॉडल को किस तरीके से अलग अलग राज्यों में प्रचार प्रसार करना है। क्योंकि एक बात समझिए, पिछले 7 सालों में बनारस का कायाकल्प हुआ है और ये वहाँ की जनता कहती है, सरकार का दावा नहीं। कोई भी न्यूट्रल आदमी भी वहाँ जाता है, उसको लोग यही कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल ही सब पूरा स्वरूप शहर का जो है वो बदल दिया है। अब ये एक मॉडल बन सकता है जिसे हर जगह अपनाया जा सकता है। साथ ही साथ किस तरीके से काम हो, इस मीटिंग के दौरान योगी आदित्यनाथ को सबसे ज़्यादा वक्त दिया गया कि आप बताएं कि जो केंद्रीय योजनाएं हैं उसका किस तरीके से यूपी के अंदर बिना किसी प्रॉब्लम के और बहुत ही सफलता के साथ उसे लागू किया गया। क्या इस तरह से हर राज्य में कैसे इसको अपनाया जाए, उसके ऊपर चर्चा हुई। साथ ही साथ कैसे ये जो मॉडल है और डेवलपमेंट गवर्नेंस का क्या तरीका अपनाया जाए कि जिससे 2024 को जो चुनाव हो तो जो माहौल आज बनारस में है वो माहौल पूरे देश में बने। प्रधानमंत्री ने एक सूत्रीय बात जो सारे मुख्यमंत्रियों को बताया कि आप कुछ भी करें, जनता के साथ आपका कनेक्शन, जनता के साथ आपका संवाद बहुत ही ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब,
अब बात अघाड़ी गैंग में पड़ी फूट पर। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार में सहयोगी कांग्रेस ने सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को यहां रैली की इजाजत नहीं दी, जिससे नाराज कांग्रेस ने अघाड़ी सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया और मांग की है कि हाईकोर्ट उद्धव ठाकरे सरकार को शिवाजी पार्क में सोनिया राहुल की रैली करने की इजाजत का निर्देश दे। डॉक्टर साहब, कांग्रेस ने क्यों अपने सहयोगियों के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है? ये बगावत किस ओर जा रही है? कांग्रेस पार्टी राजनीति करना भूल चुकी है। यह रैली कांग्रेस पार्टी की कोई आम रैली नहीं थी। इस रैली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को वहां पहुंचना था और इसकी घोषणा किसने की थी? आपको याद होगा, एक सप्ताह पहले जब ममता बनर्जी के साथ ये लोगों ने तस्वीरें खिंचवाई तो कांग्रेस पार्टी का रुख जो है बहुत ही कड़ा हो गया कि कैसे आपकी हिम्मत ये पड़ती है कि आप कांग्रेस के समर्थन से सरकार भी चलाएं और आप मुंबई में ममता बनर्जी के साथ तस्वीरें खिंचवा करके राहुल गांधी के खिलाफ ही वहाँ पे आप बयानबाजी करवाएं। तो सरकार बचाने के लिए भागे भागे वहाँ पहुँचे थे। तो उसी दिन संजय राउत ने ये बताया था कि वो मुंबई आने वाले हैं, वहाँ पे विस्तृत चर्चा होगी और उन्होंने ये भी कहा था कि राहुल गांधी से बेहतर कोई और लीडर नहीं है। राहुल गांधी में अचानक इनको जो है एक बड़ा लीडर नजर आने लग गया शिवसेना को। लेकिन मामला यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ। अभी हाल में ही राहुल गांधी ने एक रैली की। कहाँ? राजस्थान में। वो महंगाई के खिलाफ एक रैली, लेकिन महंगाई के खिलाफ तो रैली थी, लेकिन वहाँ उन्होंने हिंदूवादियों को, हिंदुत्व को, हिंदुओं को गालियाँ देना शुरू कर दिया। अब परमिशन देने की वजह बिल्कुल साफ है। एक तो शिवाजी पार्क आप वहाँ करना चाह रहे हो। राहुल गांधी वहाँ पहुँच गए और वहाँ शिवाजी पार्क में जहाँ शिव सैनिकों का एनुअल फंक्शन होता है, जिसका नाम जो है हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के नाम से जुड़ा हुआ है, उस पार्क में खड़े होकर के अगर राहुल गांधी ने हिंदुओं को गालियां देना शुरू कर दिया, नाथुराम गोडसे के खिलाफ कुछ बोलना शुरू कर दिया, सावरकर के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, हिंदुत्व के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, ये लोग कहाँ अपना चेहरा दिखाएंगे? तो इस बवाल से बचने के लिए इन्होंने कोरोना का एक बहाना बनाया कि भाई अभी तो नहीं दी जा सकती। अब जब बात कोरोना को लेकर के ही है तो हाईकोर्ट के पास ये लोग पहुंच गए हैं, कांग्रेस वाले। हालांकि कांग्रेस पार्टी हाईकोर्ट क्यों गई, ये कांग्रेस पार्टी के वीकनेस को दर्शाता है। 1 मिनट में दिल्ली से कॉल जाना चाहिए था कि आप राहुल गांधी और सोनिया गांधी की रैली का परमिशन नहीं दे सकते तो हम सरकार में आपके साथ नहीं रहेंगे। समर्थन वापस कर लेना था, इमीडिएटली परमिशन भी मिल गया होता और राहुल गांधी को जो मन में आता वो शिवाजी पार्क में बोलने के लिए आज़ाद हो सकते थे। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर चारधाम यात्रा पर एक बार फिर भारत में चीन की साजिश को झटका लगा है और मोदी सरकार की बड़ी जीत हुई है। दरअसल मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी चारधाम परियोजना को सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल वेदर राजमार्ग परियोजना में सड़क की चौड़ाई बढ़ाने और डबल लेन हाईवे बनाने के लिए केंद्र को हरी झंडी दिखा दी। यह अनुमति मिलने के बाद चारधाम परियोजना के तहत भारत की चीन तक पहुंच और आसान हो जाएगी और किसी भी मौसम में भारतीय सेना चीन से सटी सीमाओं पर पहुंच सकेगी। ये चीन को बड़ा झटका है क्योंकि चीन भारत सीमा पर कई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है और जब भारत ने भी अपने प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया तो एक एनजीओ ने इसका विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट में रोक के लिए याचिका दे दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार की जीत हुई और चीन को बड़ा झटका लगा। डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट ने भी चीनी सीमा से सटी हुई जो सड़कें हैं उनको चौड़ा करने की अनुमति दे दी है। चीन के लिए कितना बड़ा झटका है? चीन के लिए कितना बड़ा झटका है ये तो बाद में डील करेंगे, लेकिन जिन लोगों ने इस परियोजना के ऊपर सवाल उठाया उनके पीछे आईबी की जांच होनी चाहिए। ये हिंदुस्तान में चीनी दलालों की जो फौज खड़ी है, ये जो वामपंथी अलग अलग एनजीओज खोल के इन्वायरमेंटलिस्ट बन के एक और इन्वायरमेंटलिस्ट थी, आपको याद होगा, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये जो ग्रेटा थनबर्ग का जो टूल किट आया था, ये देश के गद्दार कब तक इस तरह के काम को हिंदुस्तान के नियम कानून संविधान का इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तान के खिलाफ क्यों ये कार्रवाई करते हैं, ये एक बड़ा पजल है और इस तरह के लोगों को बेनकाब करने की आवश्यकता है। पहली बात, आप किसका विरोध कर रहे हो?
आप विरोध कर रहे हो कि चार धाम यात्रा के लिए ये जो सड़कें जो बनाई जा रही हैं उसके में पेड़ को काटा जा रहा है। भाई सड़कें बनेगी तो पेड़ कटेंगे ही, सड़क ना बने पगडंडी पे चले लोग, बैलगाड़ी से सफर करें। अब इन्वायरमेंट का सवाल आपने खड़ा कर दिया, तो एक तो पहला कि एंटी हिंदू। अगर किसी दूसरे धर्म के धर्म स्थान के लिए कोई सड़क बनाई जाए और पेड़ काटा जाए, कभी आपने सुना कि कोई एनजीओ जाकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा हो? तो एंटी हिंदू। लेकिन सरकार ने साफ साफ कहा कि ये चार धाम तो है, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो पर्पस है हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये हमें चीन के बॉर्डर तक पहुंचने में हमें मदद करता है। अब जब ये दलील दी गई, कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। अब सवाल ये है कि किसके कहने पे, किस हिसाब से आप कर रहे हो। आइदर तो आप एंटी हिंदू हो या फिर चीन के आप दलाल हो, क्योंकि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। कोई बच्चा भी बता देगा कि पहाड़ों पे अगर सड़कें बनाई जाएंगी तो पहाड़ को तोड़ा भी जाएगा, पेड़ भी कटेंगे। तो इसका क्या मतलब है कि फिर कहीं कुछ पहाड़ के अंदर गांव के लिए जो लोग, जहां पे सड़कें नहीं पहुंची, जहां बिजली नहीं पहुंचा है, वहां पे विकास का कोई काम ही ना हो। यह तरीका है चीन के ऑपरेशन का। चीन जिस देश के साथ डील करता है, वहाँ के इंटरनल डिफरेंसेस को, वहाँ के संविधान, वहाँ के कानून को, वहाँ के एनजीओ के जरिए, वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए, वहाँ के मीडिया के जरिए, वहाँ पे जो ऑपरेट कर रहे कम्युनिस्ट पार्टीज, ये टुकड़े टुकड़े गैंग और ये जेएनयू जैसे, ये सब के सब उस कॉन्स्पिरेसी में शामिल होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद कि आपने इस तरह के एनजीओज के खिलाफ फैसला सुनाया। जी डॉक्टर साहब, अब बात वसूली गैंग के आका की। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। एक विशेष अदालत ने देशमुख के पीए रहे कुंदन शिंदे की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि शिंदे के बारे में पहली नजर में ही लग रहा है कि उसने उगाही की रकम ली है। मुंबई पुलिस के बर्खास्त इंस्पेक्टर सचिन वाजे ने ईडी को दिए अपने बयान में कहा था कि मुंबई के बार मालिकों से दिसंबर 2020 और फरवरी 2021 के बीच उसने 4 करोड़ 70 लाख रुपए की उगाही देशमुख के कहने पर की थी। वाजे का कहना है कि देशमुख ने रकम को शिंदे को देने के लिए कहा था। कोर्ट ने कहा कि ये और कुछ नहीं बल्कि अपराध है। डॉक्टर साहब, अब देशमुख की सारी सच्चाई सामने आ जाएगी इतने बड़े बयान के बाद? देखिए, कोर्ट ने क्या कहा है तो हंसी आ रही है। कोर्ट ने कहा कि भाई इस आदमी को देखते ही लग रहा है किसने रकम ली है। प्राइमा फेसी यही लग रहा है कि इसने पैसे को उठाया है और ये अनिल देशमुख का पीए है। और ये दिन के उजाले की तरह ये केस अब साफ होता चला जा रहा है। जज साहब अभी जमानत की अर्जी सुन रहे हैं, लेकिन उनके मुंह से दिल की बात निकल गई। जज साहब ने कह दिया ये अपराध है, और ये जो शिंदे है ये साफ साफ देखने से ही लग रहा है ये पैसे लेता होगा, इसने वसूली करवाई है। आर्गुमेंट इनके खिलाफ क्या है, अब आप समझिए। आर्गुमेंट क्या है ईडी के खिलाफ? अघाड़ी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो सचिन वाजे है, ये परमवीर सिंह है, ये सब कहानी बना रहे हैं। ये एक इमेजिनरी स्टोरी लोगों ने बना लिया है कि इतनी उगाही होती थी, इतना ये होता था, वो सारा चीज होता था। लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये इमेजिनरी स्टोरी नहीं है। तो अघाड़ी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए ये जो सचिन वाजे है ये तो बेईमान आदमी है, ये कपटी है, इसका बैकग्राउंड बड़ा ख़राब है, पहले भी सस्पेंड हो चुका था, और इसलिए इस तरह के डिस्क्रेडिटेड शख्स के बयानों के ऊपर कोर्ट को कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। तो कोर्ट ने इनसे पूछा कि ठीक है, वो इसका पास्ट जो है बहुत ही काला है, लेकिन ये कैसे संभव है कि कहाँ पैसा उठाया गया, किससे लिया गया, कितना लिया गया, किसको दिया गया, उसकी टाइमिंग, उसका प्लेस, सारी जो माइन्यूट डिटेल्स जो है पूरे ऑपरेशन का, वो कैसे मैच कर जा रहा है।
बाकी पुलिस वाले भी कह रहे हैं और ये भी कह रहा है, बाकी सब कुछ तो एकदम बिल्कुल मैच कर रहा है, इसलिए इसका पास्ट कुछ भी हो, इसकी बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मतलब गर्दन फंस गई है सारे लोगों की। अनिल देशमुख इसमें अकेला नहीं है। अनिल देशमुख भी किसी के लिए काम कर रहा था। कोई शख्स पुलिस वालों को भेज के 100 करोड़ रुपए की उगाही करवा रहा हो और टॉप लीडर्स को पता नहीं हो, ये इम्पॉसिबल है। ये कोई भी आदमी जानता है जो पावर को, किस तरह से सरकारें चलती है, किस तरह से ये सब तंत्र चलता है, वो साफ साफ कहेगा कि बिना ऊपर से लेकर नीचे तक सबको मालूम होगा कि भाई ये क्या है। अब बस थोड़े वक्त का इंतज़ार है जब ये वसूली गैंग में काफ़ी बड़े बड़े सफ़ेद पोश लोगों का चेहरा जो है दुनिया के सामने बेनकाब हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर खुले में नमाज पर हो रहे संग्राम पर। हरियाणा के गुरुग्राम में पिछले कई दिनों से सार्वजनिक स्थलों पर नमाज पढ़े जाने का विरोध हो रहा है। हिंदू संगठन खुले में सड़क पर नमाज पढ़ने का लगातार विरोध कर रहे हैं, तो वहीं कुछ कट्टरपंथी हिंदू संगठनों को गलत भी ठहरा रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि एक मुस्लिम देश में ही खुले में नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं है। यूएई का आधिकारिक मजहब ही इस्लाम है। यहाँ पर सड़क किनारे नमाज पढ़ने पर 20,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। अबू धाबी पुलिस ने इसके लिए बाकायदा जागरूकता अभियान भी चलाया है। डॉक्टर साहब, जब मुस्लिम देशों में खुले में नमाज पर जुर्माना है, तो ये लोग गुरुग्राम में क्यों संग्राम कर रहे हैं? बड़ी मुसीबत है। अभी तो नया नया फरमान कल आया कि खुले में नमाज करोगे 20,000 जुर्माना देना पड़ेगा। और ये कहाँ हो रहा है? सऊदी अरब, अरबियन पेनिनसुला, जो हार्डकोर, जहाँ से इस्लाम की उत्पत्ति हुई। क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि वो जानते हैं कि नमाज किसी को पढ़ना है, उसके लिए मस्जिद है, घर के अंदर है। जी। आप नमाज की नुमाइश नहीं लगा सकते। और जब ये सारी चीजें हो रही है, और एक और मैं खबर आपको बता दूं, तबलीगी जमात को बैन कर दिया गया। जी। कहां? सऊदी अरब। सऊदी अरब, जहां मक्का मदीना, जहां से सब कुछ की शुरुआत ही होती, जहां हज करने ये लोग जाते हैं। बड़े परेशान हैं लोग हिंदुस्तान के अंदर में। देवबंदी भी आज एक बयान दे दिया कि ये तो बदनाम करने का। भाई बदनाम कौन कर रहा है? भाई ये काम अगर मोदी सरकार ने कर दिया होता, ये काम मोदी सरकार कर दे कि तबलीगी जमात को बैन कर दे, पूरी दुनिया में बवाल मच जाए। ये जो एक साजिश है हिंदुस्तान के अंदर, गुरुग्राम की आपने बात की, क्या छप रहा था पूरे दुनिया में कि वहां पे हिंदूवादी सरकार ने मुसलमानों को नमाज पढ़ने से मना कर दिया। कुछ लोग तो ये भी लिख डाले कि जहां पे ये लोग करते आ रहे थे वो डेस्टिन जगह था, नमाज पढ़ने की जगह पे नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। हाय तौबा, हाय तौबा। अब यूएई में हो गया तो कोई कुछ बोल नहीं रहा। ज़्यादा फड़फड़ फड़फड़ करेंगे, मालूम चलेगा कि वहाँ का वीज़ा देना बंद कर देंगे। जी। तो ये बता रहा है कि दुनिया बदल रही है, सऊदी अरब बदल रहा है, वहाँ के प्रिंस चीज़ों को मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान में, वहाँ के मौलवी मौलाना इन लोगों ने कसम खा लिया है कि हम नहीं सुधरेंगे। तो कम से कम यूएई में जो हो रहा है, जो सऊदी अरब में हो रहा है, कम से कम उसका ही अनुकरण करें और हिंदुस्तान में जो है गंगा जमनी तहजीब में अपना भी कुछ कंट्रीब्यूशन दे। अदरवाइज यहाँ तो कोई भी आता है, ऐरा गैरा न तो खैरा, हिंदुओं को गाली देकर चला जाता है। लेकिन जब इस तरह की खबरें आती है, आप देखिए टेलीविजन के ऊपर सन्नाटा है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।